चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा था हमने। सबसे पहले क्या किया था इसमें? फर्स्ट टॉपिक मैटर, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, और मैटर किससे बने हैं? पार्टिकल से बने हैं। सही है। पार्टिकल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे? स्मॉलर, वी कांट सी इवन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, कंटिन्यूसली मूविंग, अट्रैक्ट ईच अदर, और क्या बच गया? एक और बच गया, हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, और उसके बाद अपन ने किया था स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट कितनी थी? 5। अगर कोई पूछे तो 5 ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ, यस सर, ऑल 4। सर हमारे स्कूल में बोला था कि पेपर में फी लिखना है क्योंकि एनसीईआरटी वालों ने ऐसे दिए डायरेक्शन। चलो, स्कूल वाले ने कहा था फिर, क्योंकि एक्चुअली देखो बोर्ड में चेक तो होने नहीं है पेपर, स्कूल वालों नहीं करने हैं। हाँ सर, ये जो बॉक्सेस में लिखा होता है ना इनको, कि इससे 3 को पूछ ही नहीं सकते। पूछ सकते हैं। इन रियलिटी देयर आर 11 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, उसमें से हमें 5 के बारे में बताया गया। ठीक है, लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ा था उस टाइम 18 स्टेट्स थी रहते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में कितनी है? 5 है। उस 5 में से डिटेल में कितनी करनी है? 3 करनी है। ठीक है, तो ठीक है, अगर स्कूल वालों ने कहा है कि आपको 3 ही लिखनी है तो फिर 3 लिखो, अदरवाइज़ कितनी है? 11 भी है, कुछ जगह 18 भी लिखी हुई है। ठीक है, तो वैसे 5 ही कहेंगे आप। कौन सी थी वो? सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, प्लाज्मा एंड बोसॉन्स एंड कंडेंसेट, जिसमें से हमने इन 3 के बीच में डिफरेंसेस किए थे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग, इंटर पार्टिकुलर स्पेस, इंटर पार्टिकुलर फोर्स, और क्या था? शेप, साइज, वॉल्यूम, डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी वगैरह, और डिफ्यूजन, सोल्यूबिलिटी, सब किए थे। उसके बाद फिर अपन ने क्या किया था? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, कल का टॉपिक था अपना। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स, इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा यस। और क्या क्या तरीके थे इसके? बाय क्या क्या चेंज करते हैं? बाय चेंजिंग टेम्परेचर, और दूसरी चीज़ क्या चेंज करते हैं? बाय चेंजिंग प्रेशर। ठीक है, बाय चेंजिंग प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का रोल कल मैंने बता दिया था। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स में क्या हो जाएंगे? पास पास आने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप कल कर चुके हैं। एक अपन ने कल टेम्परेचर स्केल के बारे में भी किया था ना। ठीक है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। उसके बाद फिर अपन ने टेम्परेचर के बारे में बात की थी। टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। टेम्परेचर के 3 स्केल किए थे। एक तो था डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री नहीं आता, सिर्फ केल्विन। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में वाटर का क्या था? हाँ, आइस और वेपर। आइस कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। वेपर 100 डिग्री सेल्सियस पे बनना शुरू हो जाते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये था 273.16 या 1.15। इधर क्या था? 212, और ये था 373.15 केल्विन। ठीक है, रूम टेम्परेचर कितना था? सर 25, 77 नहीं, 25 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में करेंगे तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, और उसमें करेंगे तो 298। तो यहाँ से अपने पास एक नई डेफिनेशन आती है सॉलिड, लिक्विड और गैस की, कि अगर कोई चीज़ अपनी शेप चेंज नहीं कर रही रूम टेम्परेचर पे तो वो सॉलिड है। ठीक है, इफ़ एनीथिंग इज़ नॉट चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज एट रूम टेम्परेचर, दैट इज़ सॉलिड। और अगर कोई चीज़ रूम टेम्परेचर के ऊपर फ्लो कर रही है, दैट इज़ लिक्विड। और अगर रूम टेम्परेचर के बीच में कुछ ज़्यादा ही गैप आ गया तो वो गैसेज है। ठीक है, तो ये एक और डेफिनेशन है, कुछ बुक्स में दी हुई है, बट अपने को उसकी चिंता वाली बात नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो? ठीक है, उसके बाद अपन ने किया था कि मैटर जो स्टेट चेंज करते हैं उसके कुछ नाम किए थे अपन ने। तो सॉलिड से लिक्विड वाले का क्या नाम था? फ्यूज़न। सॉलिड टू लिक्विड, दैट इज़ फ्यूज़न। और दूसरा नाम क्या था इसका? फ्यूज़न और मेल्टिंग भी तो बोलते हैं। मेल्टिंग फ्यूज़न एक ही बात है। अगर लिक्विड से सॉलिड जाना है तो इसका क्या नाम था? सॉलिडिफिकेशन था। ठीक है, अच्छा,
लिक्विड से गैस के लिए क्या नाम रखा गया? वेपराइजेशन। और गैस से लिक्विड के लिए कंडेंसेशन। और कुछ चीज़ें थी जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाती थी, गैस से डायरेक्ट, उसका क्या नाम था? उस प्रोसेस का नाम सब्लिमेशन था। कुछ एग्जांपल क्या थे सब्लिमेशन के? ऐसी चीज़ें जो सब्लाइम हो जाएंगी। NH4Cl का नाम बोलो। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। एक CO2, इसको ड्राई आइस बोलते हैं, पता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। एक था कैम्फर, नेफ्थलीन बोल्स, ठीक है, और नेफ्थलीन बोल्स। एक आयोडीन भी होता है, ठीक है। ये सब आपने कल कर लिया था। अच्छा, अगर कोई पूछे व्हाट इज फ्यूजन, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड बाय हीटिंग विदाउट नहीं, इसमें आएगा एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, अब इसमें दो वर्ड और आएंगे, एक आएगा मेल्टिंग पॉइंट और एक आएगा बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? सर जिसमें सॉलिड से लिक्विड में हाँ, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वेपर। अब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में अपने को एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करनी है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा चीज़ क्या है? डेफिनेशन क्या थी इनकी? द प्रोसेस ऑफ द टेम्परेचर एट विच a substance starts converting into liquid at atmospheric pressure। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर प्रेशर में छेड़खानी करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में भी छेड़खानी हो जाएगी, ठीक है। पहाड़ों पे पानी जल्दी उबलता है क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम होता है। अगर प्रेशर कम होगा तो उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना पहाड़ों पे प्रेशर कुकर में खाना बनाना चाहिए, प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाता है। क्या फ़र्क पड़ता है प्रेशर कुकर में? उसको उबलने नहीं देता पानी को, प्रेशर बढ़ा देता है उसका, ठीक है। हाँ, ठीक। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसका सॉलिड से लिक्विड होना चाहिए, ठीक है। और बॉइलिंग में क्या आएगा? बॉइलिंग पॉइंट में द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस स्टार्ट कन्वर्टिंग फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इज दिस ओके? कोई डाउट? ठीक है। अब उसके बाद आता है कि क्या फ़र्क पड़ता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दें तो, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट? ये क्वेश्चन आया था पेपर में। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वाज 105 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमने उसको उबालना शुरू किया और वह 105 पे उबला। बताओ क्या गड़बड़ है पानी में? इट कंटेन सम इम्प्योरिटीज़। प्योर वाटर बॉईल एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर इम्प्योरिटीज़ होगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। 100 पे उबलना था तो 100 110 पे हो सकता है, 115 तक हो सकता है, कम होगा मेल्टिंग में, ठीक है। अगर किसी चीज़ को पिघलाना है तो हम उसमें इम्प्योरिटीज़ डाल देते हैं, ठीक है। आपने ये चीज़ पढ़ी होगी शायद 6th-7th में आती है। पहाड़ों पर जब बर्फ़बारी होती है तो वहाँ पे वो बर्फ़ कैसे पिघलाते हैं? नमक डाल देते हैं। बुलडोज़र थोड़ा ना हटाएंगे। मान लो किसी के घर पे वो है, बर्फ़ गिर गई, बुलडोज़र से हटाने तो ना रहेगा घर, ना रहेगी बर्फ़, ठीक है ना। इसीलिए आपस में क्या करते हैं? बर्फ़ के ऊपर नमक डाल देते हैं। नमक डालने से क्या होगा? वो इम्प्योरिटी आ गई, इम्प्योरिटी आते ही वो क्या हो जाएगा? उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो पहाड़ों पे टेम्परेचर अगर अपना -1 -2 है तो -1 या -2 पे क्या होगा? वाटर क्या होता है? आइस होगा। 0 से कम पे तो आइस ही रहेगा, लेकिन नमक डालने की वजह से वो क्या हो गया? लिक्विड हो जाएगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। मैं तो सुना है बर्फ में नमक डाले और देर तक बर्फ नहीं वो और देर तक तब बनती है जब हम बर्फ़ जमाने की कोशिश करते हैं नमक डाल के। नहीं, जमी बर्फ नमक जमी हुई पे और डालते हैं और उसके ऊपर और बर्फ़ ऐड करते हैं। उससे उसका क्या होता है कि वो जल्दी से पिघलती नहीं है। इसको यूज़ करते हैं मटके वाले, ये जो मटका कुल्फ़ी होती है ना, हाँ, आइसक्रीम वाले यूज़ करते हैं उस प्रोसेस को। आपने सुना होगा सिलेंडर वाली कुल्फ़ी होती है, रोलिंग सिलेंडर, देखिए
ठीक है, वो सिलेंडर के अंदर बर्फ़ भर देते हैं और उसके ऊपर वो क्रीम और कुछ लगाते हैं। हाँ, उसके अंदर तो नमक डाल ही देते हैं। तो नमक डालने की वजह से उसका अगर वो सॉलिड है तो लिक्विड बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको और ठंडा कर रहे हैं तो उसका जल्दी से हृदय परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि स्टेट चेंज नहीं होगी, ठीक है। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। तो इम्प्योरिटीज़ की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क आ जाता है। अगर कोई कहे कि हमारे पास एक कंपाउंड है, आप कैसे पता लगाओगे कि वो प्योर है या इम्प्योर है? तो आंसर उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे, ठीक है। हमारे पास टेबल है, हर चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है। टेबल नहीं तो गूगल है। मान लो अपन ने देखा कि आयरन चेक करना है प्योर है या नहीं है, ठीक है। आयरन का आपने क्या चेक किया, मेल्टिंग पॉइंट चेक कर लिया, ठीक है। फिर उसको घर पे पिघलाने लग गए, पिघलेगा नहीं वो अलग बात है, लेकिन अगर वो उसी टेम्परेचर पे पिघल गया तो इसका मतलब प्योर है। अगर उसका टेम्परेचर कम या ज़्यादा हुआ तो इम्प्योर है, ठीक है। ये चीज़ पता लगी? कोई डाउट हो यहाँ तक? आगे बढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। मेल्टिंग पॉइंट कहाँ पर देखना है अपने को? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रहना चाहिए। अगर प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाए, सॉरी लेट आएगा। अगर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा। इज दिस ओके? ठीक है। आगे है जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास, वो है लेटेंट हीट। यहाँ तक देख लो, किसी को नोट करना है तो कुछ। तो द नेक्स्ट थिंग इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को हम बोलते हैं हिडन हीट। जैसे ये कमरे में गर्मी है, सोर्स क्या है? साइड में आग लगा रखी है किसी ने? सनलाइट ही है वैसे तो, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, लेकिन सनलाइट तो बाकी जगह भी पड़ रही है, वहाँ पे सबसे थोड़ा ठंड हो। तो चीज़ों के पास लेटेंट हीट होती है, मतलब कुछ चीज़ें होती है जो अपने आप क्या करती हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और धीरे धीरे उस हीट का त्याग करती हैं। एग्जांपल देते हैं, कई बार पैर में मोच आती है, हाथ में मोच आ जाती है, या कई बार वो डॉक्टर भी कहता है कि अपने कमर को सेकना है आपने। वाटर बॉटल होती है ना, हॉट वाटर बॉटल, तो हम पानी से ही क्यों सेकते हैं? ठीक है, वो गर्म तो तवा भी हो जाता है, तवा गर्म करके सीधा लगा लो। तो चक्कर यही है। वाटर की खास बात क्या होती है कि वो अपने हीट को अपने पास रखेगा और धीरे धीरे उसको लूज़ करता है, ठीक है। इसलिए बॉटल ज़्यादा देर तक वो रहेगी, ठीक है। तो लेटेंट हीट क्या है? हिडन हीट। हिडन हीट का मतलब ये हीट दिखाई नहीं देती लेकिन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे पानी डाल दूँ, ठीक है, थोड़ी देर बाद सूख जाएगा, उड़ जाएगा। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या था? 100। तो इसका मतलब यहाँ पे किसी ने 100 डिग्री किया होगा? नहीं, रूम टेम्परेचर पे सूख जाता है, घर पे पोछा लगाते हैं उड़ जाता है सारा पानी। तो वो हीट कहाँ से आई? उस हीट को आप क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट, ठीक है। तो लेटेंट हीट का काम क्या होता है? पहली चीज़ तो लेटेंट हीट का काम होता है स्टेट चेंज करना, ठीक है। तो इसमें आप लिख लेते हैं पहले कि इट इज़ द हीट एनर्जी। तो ये हीट एनर्जी है जो कन्वर्ट करेगी 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, मतलब सॉलिड को लिक्विड बना दिया। तो सॉलिड को लिक्विड बनाने में कितनी हीट लगी, दैट इज़ लेटेंट हीट। करके देखते हैं इसको लैब के अंदर। तो उसमें क्या देखते हैं हम, इसका एक्सपेरिमेंट बड़ा सिंपल सा है। करना क्या है कि हमारे पास आइस है एक बर्तन में, ठीक है। आइस का कितना होगा टेम्परेचर? 0 डिग्री सेल्सियस। हमने इसमें डाल दिया थर्मामीटर, ये कितना दिखाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी देर बाद आइस का क्या बन जाएगा? वाटर। और अभी भी स्केल कितना दिखाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो स्टेट चेंज हो गई लेकिन टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हीट कहाँ से आई? लेटेंट हीट। सराउंडिंग से जो हीट आई उसने क्या किया? सिर्फ स्टेट चेंज की। हीट एक बार में एक ही काम कर सकते हैं, ये कह सकते हैं इसको कि या तो उससे टेम्परेचर रेज करवा लो या उससे स्टेट चेंज करवा लो। जब तक टेम्परेचर रेज हो रहा है, जब तक टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, तब तक उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। और अगर उसकी स्टेट चेंज शुरू हो गई तो उसमें टेम्परेचर में चेंज आना बंद हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है इस टाइप से कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, यहाँ पर हमने टेम्परेचर डाला और यहाँ पर उसका लेटर से वॉल्यूम, ठीक है। कुछ भी मतलब दो चीज़ें ले सकते हैं, टेम्परेचर, एनर्जी। तो यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन स्टेट चेंज नहीं हो रही। क्वेश्चन आता है कि O2A के बारे में क्या कहोगे? तो O2A में अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो वो सॉलिड ही रहेगी, उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। A2B में क्या हो रहा है कि उसकी स्टेट चेंज हो गई। स्टेट चेंज होने का मतलब ये सॉलिड से लिक्विड हो गया, लेकिन यहाँ पर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। अब इस हिस्से में क्या हो रहा है कि लिक्विड से वो क्या जा रहा है? आंसर है लिक्विड ही रहेगा। लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट आएगा जब वो गैस बनना शुरू हो जाएगा, तब उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम। तो जब तक स्टेट चेंज हो रही है तब तक
टेम्परेचर चेंज नहीं होता। और जब तक टेम्परेचर चेंज हो रहा है तब तक स्टेट चेंज नहीं होती। इसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। इज दिस ओके? ठीक है, लेटेंट हीट का काम क्या है? स्टेट को चेंज करना विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। अब अपने पास लेटेंट हीट आती है दो तरह की, क्योंकि अपने पास स्टेट के चेंज भी दो तरह के हो सकते हैं। पहला चेंज क्या होगा? फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। और दूसरा चेंज क्या होगा? फ्रॉम लिक्विड टू गैस। तो डेफिनेशन इनकी क्या बनेगी? द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड भी आएगा यहाँ पे, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ, बताओ सॉलिड से लिक्विड को क्या बोलते थे कन्वर्जन को? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। डेफिनेशन पता लगी? इट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा? टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, और लिक्विड टू गैस में क्या आ जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है, इस बुक का एक बार चैप्टर का लास्ट पेज खोलना, पेज नंबर 10 या 11 है शायद एनसीईआरटी में, 11, हाँ पेज नंबर 11 लास्ट के 2 पॉइंट्स मिले? तो पहला है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल इसमें रहेगा, क्योंकि अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे? आगे पीछे हो जाएंगे। इज दिस ओके? ठीक है, अब पेज नंबर 9 खोलो एक बार। पेज नंबर 9 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में। क्या लिखा हुआ है? फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज इन स्टेट? दिस इज ड्यू टू लेटेंट हीट, क्योंकि हीट एक बार में एक ही काम करेगी, या तो उससे स्टेट चेंज करवा लो या फिर टेम्परेचर चेंज करवा लो। ठीक है, इसकी लैंग्वेज ये ना लिख देना कि हीट के बस की बात नहीं है, एक बार में एक ही काम होगा। ठीक है, तो इसकी एक अच्छी सी लैंग्वेज बना लेना कि दिस इज ड्यू टू लेटेंट हीट। ठीक है, व्हेन एवर द स्टेट इज चेंजिंग ऑल द हीट एनर्जी इज, क्या कहेंगे इसको? कंज्यूम टू चेंज, हाँ ना एब्जॉर्ब नहीं, कंज्यूम ही ठीक है, कंज्यूम टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सारी की सारी एनर्जी क्या कर रही है? जो पार्टिकल्स का बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने में जा रही है। तो एक ही बार में एक ही काम हो पाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है जो इस चैप्टर का, दैट इज इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन की डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से कम पे अगर लिक्विड से गैस बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। सिंपल सी बात है, गर्मियों का मौसम है, बढ़िया वाली गर्मी पड़ रही है, बाहर रहोगे तो थोड़ी देर में स्वेटिंग, नीचे आओ पंखे के नीचे, उसी टाइम ठंडक लगेगी, पसीना सूख जाता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कि पसीना सुखाने के लिए अपने आप को आग में झोंक देते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, पसीना सूख जाएगा, काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हो जाएगा वो। ठीक है, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो सकता है, लेकिन अगर वो बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन हम करते हैं, इवेपोरेशन होता है। ठीक है, समझे? लेट अस से कि अपने पास एक थाली उठाओ, ठीक है, थाली को पानी का भरो और पानी का भर के उसको छोड़ दो। 2 दिन बाद देखोगे उसका पानी का लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो दैट इज़ ड्यू टू इवेपोरेशन। क्या रूम का टेम्परेचर कभी 100 डिग्री सेल्सियस होता है? अरे शुभ शुभ बोलो यार, क्यों होता है? तो करना ही क्यों ऐसा? ठीक है, तो हाँ ये भी है। हाँ तो फिर लगाना ही नहीं है ना, शुभ शुभ सोचा करो, बी पॉजिटिव, नॉट विथ कोरोना बट विथ थॉट्स। सो एवेपोरेशन में क्या होगा कि लिक्विड से गैस बनेगा किसी भी टेम्परेचर पे। ठीक है, जैसे कि अपन ने वो एग्जांपल लिया था, यहाँ पे पानी डाल दो, एवेपोरेशन होता किसकी वजह से है? लेटेंट हीट की वजह से। लेटेंट हीट होगी तभी अपना इवेपोरेशन होगा। ठीक है, हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा, हाँ सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा?
डिक्रीज, तो इवेपोरेशन कोज कूलिंग। ये इसका सबसे खास बात है कि इवेपोरेशन कोज कूलिंग। ठीक है, उबलते हुए पानी में अगर हाथ डालोगे दैट इज बॉइलिंग, बॉइलिंग कोज हीटिंग, बॉइलिंग से हीट आएगी, इवेपोरेशन से कूलिंग आएगी। इवेपोरेशन कभी भी पूरे के पूरे पानी का एक साथ नहीं होगा, ये ऊपर के ऊपर लेयर का होगा, लेयर बाय लेयर। ठीक है, जैसे कि अपने पास अगर इसमें पानी भर देते हैं आप इस तरह से गिलास उठा के, तो सबसे पहले ऊपर वाली लेयर का इवेपोरेशन होगा, फिर नीचे वाली का, फिर उससे नीचे वाली का, और ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक पानी खत्म नहीं जाता। लेकिन अगर आप उसकी बात करें किसकी, बॉइलिंग की, तो आप इसको बर्तन को गर्म करना शुरू करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि ऊपर का पानी उबल गया नीचे का ठंडा रह गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक चीज़ आती है कि इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। ठीक है, बॉइलिंग के साथ लिखोगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं बॉइलिंग, और यहाँ पर इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कोज कूलिंग, बॉइलिंग कोज हीटिंग। ये सरफेस टू सरफेस होता है और ये बल्क फिनोमिना, सारा का सारा पानी एक साथ ही उबलता है। तीसरी खास बात है इवेपोरेशन की, इवेपोरेशन कैन बी हैपन एट एनी टेम्परेचर, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग ऑलवेज एट फिक्स टेम्परेचर, और वो फिक्स टेम्परेचर उसको आप क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग कब होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। ठीक है, अभी अपने गर्मियों का मौसम है, आजकल तो ऐसे बाहर सोने का फैशन ख़त्म ही हो चुका है, छत पे सोने का, लेकिन पहले क्या होता था, लोग छत पे सोते थे घरों की, तो करते क्या थे, शाम को 4, 5, 6 बजे के आसपास ऊपर पानी छिड़क देते थे, तो पूरी रात उनको ठंडी ठंडी हवा लगती थी। पानी छिड़कने से क्या होता था, जैसे हमने पानी डाला तो जितनी ही सारा दिन जो उसके ऊपर हीट पड़ी है, उस हीट को पानी ने अब्जॉर्ब कर लिया, जिसके से पानी का क्या हो गया, इवेपोरेशन, और छत का टेम्परेचर कम। ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर पे दोस्तों वेपराइजेशन होगी। हाँ, बॉइलिंग के ऊपर ही वेपराइजेशन होता है, पहले बॉइलिंग होगी, उबलने के बाद फिर वो वेपर में बदलना शुरू होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप अपने कूलर की बात करें तो कूलर में पानी डालते हैं, ठंडी हवा आती है। ठंडी हवा कैसे आती है, पानी के छींटे मारता है, जैसे ही छींटे पड़ेंगे तो क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा वो पानी, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, कूलिंग होता है। ठीक है, सर कभी जब इतनी गर्मियों के बाद एकदम से बारिश आती है तो हाँ। इतनी गर्म हवा निकलती है। हाँ बिल्कुल, गर्मियों के एकदम से बारिश, हाँ, तो वो इवेपोरेशन हो रहा होता है उस टाइम पे, वाष्पीकरण। इज दिस ओके, एक बार नोट कर लो। नेक्स्ट आता है कि इवेपोरेशन डिपेंड किस पे करता है, तो ये 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड। प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो ना, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, पहले में चेंज तो दूसरे में चेंज। चैप्टर नंबर 12 था शायद, डायरेक्ट एंड रिवर्स मोशन 8th। हाँ, तो इवेपोरेशन के फैक्टर्स किस पे डिपेंड करेगा, ऑन विच रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट कि जल्दी जल्दी इवेपोरेशन कब होगा, धीरे धीरे इवेपोरेशन कब होगा। तो सबसे पहला इवेपोरेशन, ROE का मतलब है यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवेपोरेशन जल्दी होगा, अगर सरफेस एरिया कम है तो इवेपोरेशन धीरे धीरे होगा। सिंपल सी बात है, थोड़ा पानी डाल दोगे इवेपोरेट होगा, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप उसको वाइपर से सींच देंगे तो जल्दी सूख जाएगा। दैट इज़ व्हाट, हमने एरिया बढ़ा दिया, सरफेस एरिया इज इंक्रीज। सेम चीज़ वो कर सकते हो कि जब मेहमान आते हैं तो उसको चाय देते हैं कप में, क्योंकि कप का एरिया क्या होता है, ऊपर से छोटा होता है, तो चाय जल्दी ठंडी नहीं होगी। लेकिन जब होता है सुबह सुबह स्कूल आना है और गर्म दूध का रखा है, आप कहते हो कि बस आने वाली है, तो क्या करते हैं घर वाले, कटोरी में डाल के पी लो। ग्लास के कंपैरिजन में कटोरी का एरिया क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, तो ज़्यादा एरिया होगा तो इवेपोरेशन जल्दी होगा, और इवेपोरेशन कोज कूलिंग। ठीक है, तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। दूसरा ये डिपेंड करता है कि उस टाइम टेम्परेचर कितना है। ठीक है, सर्दियों में इवेपोरेशन धीरे होता है और गर्मियों में इवेपोरेशन जल्दी होता है। ठीक है, सर्दियों में कहते हैं ना पोछा लगा रखा है अभी मत आना। ठीक है, गर्मियों में ऐसे डायलॉग सुनने को बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि लगाते जाओ साथ क्या सूखता रहता है। गर्मियों में टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
उसी तरह से ये डिपेंड करता है विंड स्पीड, हवा कितनी तेज़ चल रही है। सर्दियों में सुना होगा कि चलो रूम खाली करो, पोछा लगने के बाद पंखा चला देते हैं ताकि विंड स्पीड की वजह से इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो है इसका वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी, उस पर करता है इन्वर्सली। ह्यूमिडिटी समझते हो? यस सर। जो मौसम में एक नमी होती है, बारिश के मौसम के आसपास के कह सकते हो। तो बारिश में कपड़े थोड़ा लेट सूखते हैं गर्मियों के कंपैरिजन में। अब कह दो कि बारिश में सुखाओगे तो लेट ही सूखेंगे, बारिश में अंदर सुखा लो चाहे। जैसे एक अब मौसम है, एक आप शर्ट को गीला करो, निचोड़ो और उसको ऐसे एक बार झड़काने से क्या होगा, पानी निकल जाएगा। और साथ में जिसको झड़काओगे तो अरे इतना भी सीरियस नहीं होना, तो उसको झड़काएंगे तो उसका एरिया बढ़ जाएगा। एक तो आपने शर्ट को ऐसे सिंपल पानी में से निकाल लिया ऐसे करके, और एक उसको ऐसे झड़काओगे तो सिलवटें थोड़ी सी कम हो जाएगी, फैल जाएगी, तो सरफेस एरिया भी बढ़ा दिया। उसको ऐसे झड़का दिया, उसके वजह से एक्स्ट्रा पानी भी निकल गया, और थोड़ी देर में टेम्परेचर और विंड स्पीड के वजह से शर्ट सूख जाएगी। लेकिन सेम चीज़ आप उसमें कर लेना बारिश के मौसम में, जुलाई अगस्त के आसपास, तो उस टाइम शर्ट को सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एट वो क्या कहते हैं उसको सराउंडिंग। इज दिस ओके? ठीक है। अब इवेपोरेशन कूलिंग कैसे करता है पता लगा? साइड में से हीट क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, पेज पलटना एक बार, पेज नंबर 10 शायद बुक में कुछ एक एग्जाम्पल दे रखे होंगे। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ? कॉटन क्लोथ क्यों पहनते हैं? बिकॉज कॉटन क्लोथ आर गुड एब्जॉर्बर। एब्जॉर्ब करेंगे तो बॉडी में ऊपर पानी कम रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, एब्जॉर्ब रखेंगे थोड़ा सा हवा में आते ही फटाफट से उनका इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन कोज कूलिंग, ठीक है। नायलॉन की शर्ट डाल ली मान लो किसी ने, चमचमाती शर्ट, पसीने में भीगा पड़ा, उसका पसीना सूखेगा ही नहीं कभी, क्योंकि हवा लगने के लिए जगह नहीं है, ठीक है। वो तो एब्जॉर्ब कर लेती है कॉटन तो, बस दिखाने के लिए कि हम खिलाड़ी हैं, देखो पसीना आ रहा है बहुत सारा, मेहनती है। हाँ, कॉटन क्लॉथ फ्लेक्सिबल, कॉटन क्लॉथ फ्लेक्सिबल नहीं होते, नायलॉन वाले थोड़े ज़्यादा चल जाते हैं, कॉटन ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। उस हाँ हाँ बिल्कुल, स्पोर्ट्स में आप कॉटन टी शर्ट डालो, मज़ा आएगा खेलने में, और उससे स्टेमिना बेटर रहेगा वो। हाँ, ठंडा फील होएगा थोड़ी देर में। जैसे मान लो कि आपकी बॉलिंग की टर्न है, क्रिकेट खेल रहे हो, बॉलिंग की टर्न है, शायद अफरीदी 50 किलोमीटर पर आवर के आसपास बॉल डाल देता था, वो एग्जैक्ट डाटा जो भी था। तो सर्दियों के मौसम में जब भी मैच होता था ना, वो एक ओवर पूरा नहीं फेंक पाता था, उससे पहले उसको पसीना पसीना हो जाता था, इतनी बुरी तरह से। इतना बड़ा रनअप लेता था, इतना ताकत लगा के फेंकता था। अब अपने मान लो उसने अगर कॉटन की ड्रेस डाल रखी होती, कॉटन में उसने डाली, उसके बाद थोड़ा सा ऐसे करेगा, थोड़ी हवा लगती हो, कई बार होता है ऐसे कि हाँ जन्नत है तो यही है, पसीने में आए आप पंखे के नीचे आए और ऐसे कर दिया, ठंडक लगती है। तो ये सब किसकी वजह से है? इवेपोरेशन की वजह से, ठीक है। डेजर्ट कूलर कूलिंग कैसे करता है पता लग गया, ठीक है। मटका ठंडा कॉन्सेप्ट, पानी मटके में ठंडा कैसे होता है? तो मटके में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिससे पानी लीक होता रहता है, इतना भी लीक नहीं होता कि सुबह भरा शाम को खाली, ठीक है। हो सकता है कि पूरे दिन में एक गिलास पानी भी ना निकले। तो जैसे ही वो पानी इसके साइड में सरफेस पे आएगा, ड्रॉप 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 करके, बाहर का टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा, तो जैसे ही बाहर के उसमें आएगा उसी टाइम वो इवेपोरेट होते ही इवेपोरेशन को कूलिंग, टेम्परेचर कम हो जाएगा। फ्रिज तो अब आए हैं, पहले ऐसे बर्फ़ भी जमाते थे लोग मटके में, पता है, ठीक है। पहले क्या करते थे, हाँ, वो रेगिस्तान वाले इलाके में रात को वो करते थे, गड्ढा खोद के मटका उसमें डाल दिया, ठीक है, उससे पानी भर दिया, उसके चारों तरफ छिड़काव भी कर दिया, उसके वजह से उसका टेम्परेचर -1 -2 तक चला जाता था। मटका निकाल, हाँ मटके के भी आसपास कपड़ा लगा के उसको गीला कर देते, पानी ठंडा रहता है, ठीक है। उसको मिट्टी में दबा दोगे तो हो सकता है बर्फ़ भी जम जाए, ठीक है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं कि सुराही का पानी पीना चाहिए, मटके का पानी गर्मियों में, ठीक है। वो इसमें एक मोटिवेशनल स्टोरी में यूज़ करते हैं। आपके पास एक सोने का बर्तन है, गोल्डन मटका, और एक मिट्टी का मटका है, गर्मियों के मौसम में दोनों के दोनों यहाँ पे रख दिया आपने बाहर की तरफ, तो किसका पानी? हाँ हाँ, मटके का। बीमार नहीं होगे कभी भी, फ्रिज का पानी पीने से फिर भी लोग बीमार हो जाते हैं। हाँ, बेस्ट है, रखनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक आधा एग्जांपल, अच्छा वो हो गया, मटके वाला कॉन्सेप्ट हो गया, शर्ट वाला हो गया, और कूलर वाला हो गया, बस यही है 2-3। एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन है, वाई डज डेजर्ट कूलर, ये अपन ने कर लिया, ठीक है। हाउ डज वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट, ये भी कर लिया अपन ने। वाई डज आवर पाम फील
कोल्ड व्हेन सम एसीटोन, एसीटोन होता है वो नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है। अगर अपने हाथ पे थोड़ा सा वो डल जाए तो अपना हाथ ठंडा ठंडा लगता है। सिंपल रीज़न, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है 37 और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है। तो अपने हाथ से हीट एब्जॉर्ब करके उठ जाएगा। अब जितने हिस्से से उसने हीट एब्जॉर्ब किया वो ठंडा हो गया। परफ्यूम में भी तो होता है सर, परफ्यूम ऐसे करते हैं, सैनिटाइज़र में भी होता है, सैनिटाइज़र डालते ही ठंडा ठंडा लगता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है इवेपोरेशन की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।